कितने दिन से महिलाओं को परेशान करता है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं मानता तो फिर ले इंस्पेक्टर। क्या हुआ जब एक आईपीएस मैडम पीड़ित महिला का भेष बनाकर थाने में पहुंची, लेकिन उसे लाचार समझकर एक सब इंस्पेक्टर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन दोस्तों, सब इंस्पेक्टर को यह पता नहीं था कि जिसके साथ वह यह कर रहा है वह एक आईपीएस ऑफिसर है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आईपीएस मैडम उस सब इंस्पेक्टर के साथ जो करती है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, रात के करीब 10 बजे थे। रतनपुर के एक आलीशान सरकारी बंगले में आईपीएस अमिता शर्मा अपनी ऑफिस फाइलों के बीच बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, खामोशी घनी थी और टेबल पर पड़ी एक मोटी फाइल उनकी नजरें बार बार अपनी ओर खींच रही थीं। उस फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गोपनीय महिला हिरासत केंद्र, अनियमितता रिपोर्ट। अमिता ने धीमी सांस ली और फाइल खोली। पहला ही पन्ना उनकी रूह को झकझोर गया। सब इंस्पेक्टर विनीत द्वारा महिला कैदियों के साथ यौन शोषण, शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न। नीचे एक अज्ञात स्रोत द्वारा भेजी गई 2 तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट थी। अमिता का मन अंदर तक हिल गया। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह इंसानियत का मामला था। सरकारी चैनलों से जांच करवाने में वक्त लगेगा, अमिता ने खुद से कहा, पर इन औरतों की चीखें तब तक इंतजार नहीं कर सकती। कुछ ही घंटों में निर्णय ले लिया गया। अमिता ने एक योजना तैयार की। वह खुद जेल में जाएगी, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। वह रागिनी बनेगी, एक 35 वर्षीय पीड़ित महिला जिस पर पति की हत्या का झूठा आरोप है। नकली एफआईआर, नकली कोर्ट रिमांड, सब तैयार किया गया। बहुत कम अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। 3 दिन बाद जेल के बड़े लोहे के गेट से एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई। जीप से एक कमजोर सी दिखने वाली महिला उतरी। उसकी आंखों में डर था, चाल में डर था, लाचारी, फटे कपड़े, सिर पर पल्लू और कलाई से झूलती टूटी चूड़ियां। वह थी आईपीएस अमिता, जो अब रागिनी बन चुकी थी। जेल की पहली रात असहनीय थी। सीलन भरी कोठरी, सड़ी हुई दाल और गालियां देती महिला प्रहरी। अमिता ने हर क्षण को महसूस किया, क्योंकि यहीं से मिशन की शुरुआत होनी थी। दूसरे दिन एक औरत ने धीरे से पास आकर कहा, बहन, नई आई हो, ज्यादा बोलना मत। सब इंस्पेक्टर की नजर पड़ गई तो समझो खत्म हो गई। वह महिला थी शबनम, जो पिछले 4 सालों से बिना सुनवाई जेल में थी। क्यों? अमिता ने मासूमियत से पूछा। शबनम की आंखें छलक उठीं। वह रात में औरतों को बुलाता है, जो नहीं जाती उसे पीटता है या खाने में कुछ मिला देता है। उस रात अमिता ने तय किया, अब हर दर्द को अपनी आंखों से देखेगी। उसने कोठरी की दरारों में एक छोटा कैमरा छुपा रखा था। उसकी वर्दी और असली पहचान जेल के बाहर ड्राइवर आलोक के पास सुरक्षित थी। तीसरी रात सब इंस्पेक्टर विनीत पहली बार सामने आया। लंबा भारी शरीर, आंखों में वासना की आग और चेहरे पर सत्ता का घमंड। नहीं हो? उसने सवाल किया। अमिता ने सिर झुका लिया। नाम रागिनी। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद दीवारें भी न सुन पाए। सब इंस्पेक्टर ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और मुस्कुराया। अच्छा है, नई हवा आएगी जेल में। उसकी नजरें बता रही थीं कि जल्द ही वह रागिनी को भी उसी रास्ते पर ले जाएगा जिस पर कई औरतें टूट चुकी थीं। अमिता ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। सब सही चल रहा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात कोठरी में नींद नहीं आई। चारों ओर से आती सिसकियों की गूंज और दिल में उबाल मारती क्रांति एक नई ऊर्जा पैदा कर रही थी। अमिता ने बंद मुट्ठी खोली और खुद से वादा किया, अब किसी की सिसकियां दबेंगी नहीं। अब दरिंदों के दिन गिने जा चुके हैं। सब इंस्पेक्टर का वीआईपी जाल जेल के गलियारों में उस रात अजीब सी खामोशी थी। हवा जैसे रुक गई हो, दीवारों में भी सिसकियां अटकी हों। अमिता, जो अब भी रागिनी के भेष में थी, कोठरी के कोने में बैठी अपनी सोच में डूबी थी। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन जिस भयावहता की कल्पना उसने की थी वह असलियत में और भी ज्यादा डरावनी थी। अचानक गेट खुला। 2 प्रहरी अंदर आए और बोले, 114 नंबर बाहर। चलो, साहब ने बुलाया है। 114 नंबर, यही था रागिनी यानी अमिता का नंबर। अमिता ने भीतर से खुद को संभाला और बाहर निकल आई। उसे जेल के उस हिस्से में ले जाया गया जिसे आम कैदियों के लिए निषिद्ध माना जाता था। वहां था सब इंस्पेक्टर विनीत का कमरा,
एक आलीशान ऑफिस, दीवारों पर तस्वीरें, मेज पर रखी शराब की बोतल और एक कोने में आरामदायक सोफा। जेल के भीतर एक अलग ही दुनिया। आओ नई रानी, विनीत ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। नाम क्या बताया था? रागिनी। अच्छा नाम है, लेकिन अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं बुलाना चाहूं। उसकी आंखों में वैशीपन था। अमिता ने नजरें नीची कर लीं, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नसें तन चुकी थीं। कैमरा अब भी चालू था। उसके घूंघट में छुपा हुआ माइक्रो कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। विनीत ने आगे बढ़कर उसकी ओढ़नी खींचनी चाही, लेकिन तभी अमिता एक झटका देकर पीछे हट गई। डरती हो? जी, अमिता ने कांपती आवाज में कहा। विनीत हंसा। अभी तो शुरुआत है रागिनी, यहां डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। उसने बेल बजाई। एक महिला प्रहरी अंदर आई। विनीत ने कहा, इसे वीआईपी बैरक में रखो, मेरी नजर के नीचे। अमिता को एक नई कोठरी में डाल दिया गया। थोड़ी बड़ी, थोड़ी साफ, लेकिन एक जाल की तरह जहां हर कोना सब इंस्पेक्टर की निगाहों में था। रात के 2 बजे थे। दरवाजा खुला। शबनम चुपचाप अंदर आई। रागिनी बहन, रात में सावधान रहना, वह कभी भी आ सकता है। कई औरतें इसी कोठरी से टूटी हैं। अमिता की आंखें छलक उठी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हारी आवाज अब सिर्फ दीवारों से नहीं टकराएगी शबनम, मैं वादा करती हूं। अगली 2 रातें दरिंदगी और डर की सीमाओं को पार करने वाली थी। सब इंस्पेक्टर ने रागिनी को अपने करीब लाने की हर कोशिश की। कभी मीठे बोल, कभी जबरदस्ती, कभी धमकी, लेकिन अमिता हर बार झुककर, डरकर, रोकर भी अपने लक्ष्य को और पास ले आती। उधर जेल के बाहर ड्राइवर आलोक हर दिन एक वकील के भेष में जेल के पास मंडराता, हर फुटेज को सुरक्षित करता, मीडिया और उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाता। और फिर चौथी रात आई। वो रात जब सब इंस्पेक्टर ने साफ साफ कह दिया, आज की रात तेरी परीक्षा की रात है, या तो मेरी होगी या फिर तेरा वजूद मिटा दूंगा। पर्दाफाश। सब इंस्पेक्टर की काली करतूतें। लाइव अमिता की कोठरी का दरवाजा खुला, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास एक छोटी डिवाइस थी जो सिग्नल भेजकर आलोक को संकेत देती थी। जैसे ही सब इंस्पेक्टर उसके पास पहुंचा और ज्यादती की कोशिश की, अमिता ने डिवाइस सक्रिय कर दी। जेल के बाहर खड़ी गाड़ी में आलोक अलर्ट हो गया। पुलिस कमिश्नर, महिला आयोग और 2 पत्रकारों को लेकर वह तुरंत रवाना हुआ। जेल की अंधेरी रात अब उजाले की आहट सुनने लगी थी। अमिता अब भी रागिनी के चेहरे में थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रांति की आग साफ चमक रही थी। जेल की उस तीसरी रात का अंधकार कुछ अलग था। हवा भारी थी। दीवारों में सिसकियां नहीं, अब चुप्पी थी, एक साजिश की चुप्पी। रागिनी अब अमिता नहीं लग रही थी, वह अब भीतर ही भीतर एक चक्रवात बन चुकी थी। रात के 11 बजे थे। सब इंस्पेक्टर विनीत शराब के नशे में डूबा हुआ अपने कमरे से निकलकर सीधा उस वीआईपी कोठरी की ओर बढ़ा जहां रागिनी थी। उसके हाथ में शराब की बोतल, आंखों में हवस और जेब में एक चाबी थी। विनीत ने दरवाजा खोला। आज कोई बहाना मत बनाना रागिनी, आज तू मेरी होगी, चाहे जोर से चीखना पड़े या चुपचाप मानना पड़े। अमिता ने डरते हुए 2 कदम पीछे खिसकते हुए कहा। मैं आपकी सेवा को तैयार हूं साहब, बस थोड़ी दया दिखाइए। विनीत ने दरवाजा बंद किया। अंदर अब कोई तीसरा नहीं था। तभी अमिता ने धीरे से कमर के पीछे लगे बटन को दबाया। लाइव फीड चालू हो गया। ड्राइवर आलोक ने ठीक उसी वक्त वीडियो को ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर दिया। विनीत ने जैसे ही अमिता के करीब आने की कोशिश की, अमिता ने कहा, पहले आपकी सेवा करूं या वह बताऊं जो मैं जानती हूं? विनीत ठिठक गया। क्या मतलब? अमिता अब सीधी खड़ी हो गई। चेहरे से डर नहीं बल्कि आग झलक रही थी। मैं जानती हूं तुम इस जेल में सिर्फ वर्दी नहीं, एक पूरा रैकेट चलाते हो। तुमने शबनम, फरीदा और कई औरतों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक गुलाम बनाया। तुम्हारे आदमी जेल में ड्रग्स पहुंचाते हैं, बाहर के गुंडों से पैसा लेते हो, औरतों को सप्लाई करते हो, और जो मुंह खोलती है उसकी लाश जेल के कुएं से मिलती है। विनीत हंस पड़ा। तू क्या करेगी? एक पीड़ित औरत, तू किसे बताएगी? जिसे बताना था बता चुकी हूं। अभी तुम लाइव हो। तुम्हारी यह दरिंदगी, तुम्हारा सच पूरा देश देख रहा है। विनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। महिला आयोग की अधिकारी, कमिश्नर, पत्रकार और आलोक अंदर आ गए। सब इंस्पेक्टर विनीत,
आपको बलात्कार की कोशिश, महिला उत्पीड़न, जेल के अंदर गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करने और कई गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है। विनीत भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से हथकड़ियां लेकर पुलिसकर्मी घेर लेते हैं। वही प्रहरी जो उसके इशारों पर काम करते थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। अमिता, जो अब आईपीएस अमिता शर्मा के रूप में सामने थी, ने एक अंतिम नजर उस कोठरी पर डाली। यह सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी नहीं है, यह उस व्यवस्था की हार है जिसने वर्षों से औरतों की चीखों को दबाकर रखा। अब हर कोठरी में सच गूंजेगा, डर नहीं। मास्टरमाइंड तक पहुंचना, जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। सीबीआई रिकॉर्ड्स, गुमशुदा महिलाओं की फाइलें सब बाहर आने लगे। विनीत की गिरफ्तारी के साथ ही जेल के भीतर मौजूद एक संगठित अपराध का पर्दाफाश हो चुका था। पर एक चीज ने अमिता को चौंका दिया। एक सीक्रेट डायरी जो विनीत के कमरे में छुपाकर रखी गई थी। डायरी में दर्ज था, मास्टर के निर्देश पर शबनम को शिफ्ट किया गया। रागिनी नाम की नई औरत वीआईपी कोठरी में है। मास्टर ने कहा है उसे भी तोड़ना है, जैसे बाकी औरतों को तोड़ा। मास्टर कौन था ये मास्टर? अमिता की आंखें सख्त हो गईं। अगले ही दिन वह महिला आयोग और विशेष अपराध शाखा के साथ मिलकर एक गुप्त बैठक करती है। वहां उसे पता चलता है कि मास्टर कोई और नहीं, बल्कि शहर का एक सम्मानित नेता, विधानसभा में 3 बार का एमएलए राजवीर है। राजवीर पर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों के अभाव में वह हर बार बच निकलता था। विनीत भी उसी का आदमी था और जेल में वह रैकेट उसी के इशारे पर चलाता था। अमिता के पास अब पर्याप्त सबूत थे, लेकिन मामला संवेदनशील था। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को सीधे नहीं पकड़ा जा सकता था। इसी दौरान अमिता को एक कॉल आता है। कॉल करने वाली महिला की आवाज कांप रही थी। मैम, मेरा नाम फरीदा है। मैं उसी रैकेट की पीड़िता हूं। मैं जानती हूं मास्टर का ठिकाना, लेकिन मेरी जान खतरे में है। अमिता उस कॉल को गंभीरता से लेती है और अगले ही दिन भेष बदलकर बिना सरकारी गाड़ियों के उस महिला से मिलने निकलती है। फरीदा उसे एक पुराने फार्म हाउस पर लेकर जाती है, जहां राजवीर अक्सर अपनी विशेष पार्टियों का आयोजन करता है। वहीं दूसरी ओर राजवीर को भनक लग चुकी थी कि अमिता उसके पीछे है। उसने अपने गुंडों को आदेश दे दिया था, इसे जिंदा मत छोड़ना, आईपीएस है, परतें उधेड़ देंगी। फार्म हाउस पर किए गए दौरे और फरीदा की गवाही ने अमिता को वह धागा थमा दिया था जिससे पूरे रैकेट की जड़ें खोली जा सकती थीं। ऑपरेशन अंधेरी रात। एक शाम जब अमिता अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर रही थी, तभी एक एक्सप्रेस डिलीवरी वाला एक पार्सल लेकर आता है। उस डिब्बे में एक जली हुई साड़ी और साथ में एक धमकी भरा पत्र था। जो आग तूने हमारे अड्डे में लगाई है, वही आग तुझे और तेरे मिशन को राख कर देगी। अमिता ने पत्र को पढ़ा, लेकिन उसका चेहरा न डरा न कांपा। उसकी आंखों में अब युद्ध का दहकता हुआ संकल्प था। अगले ही दिन एक गुप्त सूचना मिलती है कि राजवीर ने एक विशेष पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें विदेशी मेहमानों को प्रदर्शन दिखाने के लिए 5 लड़कियों को जेल से फार्म हाउस ले जाया जा रहा है। अमिता समझ चुकी थी, यही मौका है। रात 9 बजे ऑपरेशन अंधेरी रात शुरू होता है। अमिता पूरी टीम के साथ फार्म हाउस की तरफ रवाना होती है, लेकिन रास्ते में एक पुल पर ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। ड्राइवर आलोक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अमिता बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन होश में रहती है। यह एक सोची समझी साजिश थी। ट्रक ड्राइवर बाद में पकड़ा जाता है और पूछताछ में बताता है कि उसे ऊपर से आदेश था, आईपीएस मैडम को रोकना है, कैसे भी हो। अमिता को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन ऑपरेशन अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता था। होश में आते ही वह दर्द से कराहते हुए कहती है, मेरे साथियों को कॉल करो, ऑपरेशन जारी रहेगा, मैं खुद चलूंगी, चाहे स्ट्रेचर पर क्यों ना जाना पड़े। हॉस्पिटल से निकलते वक्त अमिता का चेहरा सफेद पट्टियों से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में लौ थी। विशेष कार्य बल एसएटीएफ की टीम ने पूरा फार्म हाउस चारों तरफ से घेर लिया। अंदर पार्टी चल रही थी। विदेशी मेहमान राजवीर उसके गुंडे अनभिज्ञ थे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, दरवाजे टूटे, गोलियां चलीं, चीख पुकार मच गई। राजवीर को पीछे के दरवाजे से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से 5 लड़कियां आजाद कराई गईं, जिनमें से एक शबनम थी, जिसे पहले मरी हुई घोषित कर दी गई थी।
यह सिर्फ एक छापा नहीं था, यह एक क्रांति थी। अमिता के संघर्ष ने यह दिखा दिया कि जब एक औरत न्याय के लिए उठती है तो सिस्टम की चूलें हिल जाती हैं। न्याय की जीत। आईपीएस अमिता शर्मा के ऑपरेशन अंधेरी रात की सफलता के बाद देश भर में टहलका मच गया। राजवीर की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। अमिता खुद कोर्ट में पेश हुई। उसने मजबूती से कहा, माननीय न्यायालय, मैं बताना चाहती हूं कि राजवीर जैसे अपराधियों को समाज में सम्मानित नेता के रूप में देखने की भूल हमारी सबसे बड़ी चूक रही है। इन्हीं लोगों ने जेल को शोषण का अड्डा बना दिया था। गवाहों, वीडियो फुटेज और रिकॉर्ड के चलते अदालत ने राजवीर को बलात्कार, मानव तस्करी, हत्या की साजिश और भ्रष्टाचार जैसे संगीन अपराधों में आजन्म कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला सिर्फ एक इंसाफ नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को एक संदेश था, सत्ता का दुरुपयोग अब नहीं चलेगा। अमिता को गृह मंत्रालय की ओर से शौर्य पदक से नवाजा गया। वह सीधे उन लड़कियों से मिलने गई जिन्हें उस रैकेट से आजाद कराया गया। रूबी, फरीदा और बाकी लड़कियां अब पुनर्वास केंद्र में थीं। उन्होंने अमिता को देखते ही कहा, मैम, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया। अमिता की आंखें भर आईं। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम सिर्फ बची हुई जिंदगी नहीं, नई जिंदगी जियोगी। एक रिपोर्टर ने अमिता से आखिरी सवाल पूछा, मैम, क्या आपको डर नहीं लगता इतने ताकतवर दुश्मनों से? अमिता मुस्कुराई और बोली, जब एक औरत पीड़ित बनकर जेल जा सकती है तो। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा।